नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी स्ट्रेट टॉक। तो बिहार में राहुल की हुंकार, विधानसभा चुनाव की तैयारियां कह लीजिए या जनता से सीधा कनेक्शन। राहुल गांधी बिहार की पॉलिटिक्स में अब एक्टिव रोल निभाते हुए दिख रहे हैं और इसलिए स्ट्रेट टॉक में हमने कोशिश की है कि बिहार की पॉलिटिक्स में राहुल की ये जो एंट्री है या फिर सक्रिय भागीदारी है, ये क्या वाकई जनता को प्रभावित करी और बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना करिश्मा राहुल गांधी दिखा पाएंगे। कुछ सवाल आइए पहले दर्शकों के सामने रखते हैं और उसके बाद आज के मेहमानों का स्वागत करेंगे। स्ट्रेट टॉक के मंच पर सवाल कि कांग्रेस की बिहार में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा चल रही है। इस यात्रा का नेतृत्व कन्हैया कुमार कर रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी काफ़ी यकीन करते हैं। युवाओं पर पार्टी का फोकस दिख रहा है। इसके क्या मायने बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव के अगर परिप्रेक्ष्य में समझें तो हो सकते हैं क्या राहुल बिहार में दलित गरीबों को आकर्षित कर पाएंगे, कर रहे हैं, ये सवाल को भी समझने की कोशिश करेंगे। दलित नेता को पार्टी की कमान प्रदेश में सौंपी गई है, इसे कैसे, इस बदलाव को, संगठन के इस बदलाव को कैसे देखा जाना चाहिए। कन्हैया कुमार को जो जिम्मेदारी दी गई है बिहार के लिए, जो यात्रा वो लगातार चला रहे हैं, इसके दौरान उनको कितनी सफलता मिल रही है और कांग्रेस की इन तमाम तैयारियों को या फिर इन तमाम जो सक्रिय पॉलिटिक्स के क्या फ़ायदे या फिर कितना दम दिख रहा है बनिस्बत बीजेपी के या फिर सत्ताधारी एनडीए के। तेजस्वी और कन्हैया में मतभेदों की भी अटकलें सामने आती रही हैं, तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और बिहार की जनता के लिए महागठबंधन, जिसमें कि आरजेडी है, कुछ वामपंथ भी शामिल हैं कांग्रेस के साथ साथ, तो ये कितना मजबूत विकल्प नीतीश सरकार के खिलाफ आने वाले विधानसभा चुनाव में तैयार होता दिख रहा है। आइए स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक के मंच पर जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं बिलाल सब्जवारी जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं युवा नेता युवा हल्ला बोल से प्रशांत कमल जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप दोनों का शुरुआत में, क्योंकि प्रशांत जी आपसे ही करना चाहूँगी। ये शायद ये उसी तरह की यात्रा है जो 2022 में आप लोगों ने, जो आपका एक युवा मंच है, एक युवा संस्था है युवा हल्ला बोल, बेरोजगारों को उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश, बिहार के युवाओं को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हुए आपने ये यात्रा निकाली थी। और तब जब हमारी बातचीत हुई थी आपने कहा था कि बहुत ही सकारात्मक जो है रिस्पांस मिल रहा है, हमें काफ़ी जो है सुझाव मिले हैं, लोगों ने अपनी चिंताएं समस्याएं साझा की हैं। अब राहुल गांधी की ये जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, कन्हैया कुमार इसको चला रहे हैं, राहुल गांधी पहुंचे हैं, इन तस्वीरों से आप क्या मायने निकाल पा रहे हैं प्रसाद जी? नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो आज का ये विषय है और बिहार के लिए अगर आप देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर आज कोई है तो वो पलायन है। आप किसी भी जिले में, किसी भी परिवार में, किसी भी गांव में रैंडमली चले जाएं तो उस परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति आपको बिहार से बाहर नौकरी रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए या अगर कोई बीमारी हो गई हो उनको तो इलाज के लिए जी, इन सब किसी न किसी कारण से उनको बिहार से बाहर ही जाना और ये हर घर की व्यथा है जी। आप गांव में जाएंगे तो गांव में आपको सिर्फ बुजुर्ग मिलेंगे और जो वो महिलाएं मिलेंगी जो पढ़ी लिखी नहीं। तो ये एक त्रासदी बन गया है बिहार की जी। मतलब एक इसकी कोई पक्का आंकड़ा तो सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया है, लेकिन एक जो सामान्य आंकड़ा उपलब्ध है उसके हिसाब से लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो पलायन कर रहे हैं, जो अलग राज्यों में नौकरी रोजगार ढूंढ रहे हैं जी। तो सोचिए भावनात्मक मुद्दा है कि जो व्यक्ति जहां पैदा हुआ उसके घर परिवार माँ बाप को छोड़ करके उसको रोजी रोटी के लिए जो है हजारों किलोमीटर दूर रहना पड़ता है। नंबर एक चीज जी, और जी। दूर रहना, माइग्रेशन, ये ऐसा नहीं है कि कोई नया है, लेकिन कोई बड़ा व्यवसाय करने का अवसर हो और उसके लिए अगर आप दूर जा रहे हैं तो अलग बात। लेकिन यहाँ किस चीज के लिए जा रहे हैं? यहाँ जा रहे हैं लोग
8,000 की नौकरी के लिए, 9,000 की नौकरी, मतलब दिन के 200-300 रुपए कमाने के लिए लोग अपने घर से 1,000 किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर, और आप लद्दाख में चले जाइए, जम्मू कश्मीर में हमारे मित्र हैं, वहां पे जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, वो उनसे अगर आप पूछिए तो पता लगे वो कहां से हैं, तो वो सुपौल से हैं, वो जो है बेगूसराय से हैं, वो कोसी के अलग क्षेत्र से हैं, वो मगध से हैं। ये एक समस्या है जो, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन को जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा समझकर इसको उठाने की कोशिश की है, और इसीलिए ये जो यात्रा है इसमें भारी जन समर्थन राहुल गांधी को, कन्हैया कुमार को मिल रहा है? प्रशांत जी, आगे चर्चा आपसे आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इस बीच में बिलाल सब्जवारी सर जुड़े हुए। बिलाल सर, आप कैसे देख रहे हैं पलायन को? जी ठीक है प्रशांत जी, जी। ताकि ये देखिए, पलायन एक मुद्दा ऐसे सुनने में लगता है, लेकिन पलायन जो है उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपको अगर स्कूल खोजना हो आपके गांव में, आपके जिले में, तो स्कूल की व्यवस्था नहीं है, आपको अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, आपको रोजगार की व्यवस्था नहीं है। यानी ये पलायन का जो मुद्दा है वो सिर्फ साधारण मुद्दा नहीं है पलायन। इसके कारण जो है उसमें से 4-5 वैसी चीजें हैं जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। बिल्कुल, तो ये असल के कारण है, और उस पे जो है बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अस्पताल और स्कूलों का आपने जिक्र किया। बिलाल सर, आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस की इस कोशिश में? कितना दम देख पा रहे हैं? पलायन रोको, नौकरी दो, कुछ बहुत बड़ा स्लोगन जैसा दिखता है। नेहा, यकीनन बेरोजगारी एक बड़ा विषय है, और बुनियादी तौर पर बेरोजगारी की वजह से ही लोग पलायन करते हैं। संसाधनों की कमी है, बिहार अब एक विकसित राज्य नहीं है, बहुत ज्यादा गरीबी है, रोजगार की तलाश में लोग जाते हैं जी। लेकिन बिहार की जो आज की राजनीति है वो वक्फ बिल के लागू होने के बाद बदल गई है। अब बिहार की राजनीति वक्फ बिल के परिप्रेक्ष्य में देखी जा रही है। रहा सवाल पलायन का, बेरोजगारी का, ये तो बुनियादी मुद्दे हमेशा से रहे भारतीय राजनीति में। बुनियादी तौर पर तो बिहार की राजनीति जाति आधारित राजनीति है, दलित, अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति है। अब इसमें जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, चाहे शिक्षा का मुद्दा है, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का मुद्दा है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, या गरीबी का मुद्दा है, ये तो एक एवरग्रीन मुद्दे हैं जिनको हर राज्यों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन मुद्दों पर फोकस करते हैं तो यकीनन जो पढ़ा लिखा युवा है वो जरूर अट्रैक्ट होता है। लेकिन आम तौर पर राजनीति या तो धार्मिक मुद्दों पर होती है या फिर सामाजिक मुद्दों, या क्या कह सकते हैं, जातीय समीकरणों पर होती है। मौजूदा समय में बिहार की राजनीति वक्फ कानून के बाद एक नई डायनेमिक्स में बदल गई है। अब जो भी राजनीति है विपक्ष की, चाहे वो कांग्रेस की राजनीति है, चाहे वो आरजेडी की राजनीति है, चाहे वो नीतीश बाबू की राजनीति है जी, ये सारी की सारी राजनीति अब वक्फ बिल के परिप्रेक्ष्य में होगी। वक्फ बिल एक ऐसा मुद्दा है तो केवल बिहार में नहीं बल्कि अब पूरे देश में एक सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स बन गया, एक नया मुद्दा बन के उभरा है जी, जिस एक लंबी राजनीति होनी है। इसका प्रभाव पूरे देश की राजनीति पर आना है। इसका प्रभाव से देश की राजनीति ने एक नई करवट ले ली है। ये राजनीति समाज के अंदर ध्रुवीकरण भी पैदा करती है। ये वक्फ बिल के वजह से समाज के अंदर ध्रुवीकरण भी हो रहा है, समाज में टकराव की स्थिति भी पैदा होगी और समाज में अल्पसंख्यक अधिकारों की लड़ाई की भी एक राजनीति शुरू होगी जी, क्योंकि इसके भुक्तभोगी अल्पसंख्यक हैं बिहार के, जो एक डिसाइसिव फैक्टर है। बिहार की राजनीति में अगर विधानसभा की बात करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत करीब है जी, तो 40-45 सीटें ऐसी हैं बिहार की राजनीति में
जो अल्पसंख्यक मतों से प्रभावित होती है, डायरेक्ट प्रभावित, इनडायरेक्ट प्रभावित होती हैं। क्या कह सकते हैं, बहुत हद तक डिसाइसिव फैक्टर है, क्योंकि अल्पसंख्यक वहां 17 से 19% है। वहीं लोकसभा की आप बात करें तो लोकसभा में भी 10-12 सीटें अल्पसंख्यकों की वजह से प्रभावित। तो वक्फ बिल की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड का अति पिछड़ा नीतीश का अपना प्रोग्रेसिव वोट बैंक और उसके साथ जो अल्पसंख्यकों का समीकरण था वो टूट गया है जेडीयू का। तो जेडीयू के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अल्पसंख्यक मतों को कैसे साधेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेके उसे तोड़ दिया। तो मेरे को लगता है कि जेडीयू सबसे ज्यादा नुकसान में रहेगी, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा एडवांटेज में रहेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने जो अल्पसंख्यक वोट है, या तो ये शिफ्ट होगा सबसे बड़ा विकल्प के रूप में तेजस्वी की पार्टी में, आरजेडी में, या सेकंड ऑप्शन उसके पास कांग्रेस पार्टी और बचा कुछ वोट एआईएम के पास भी जा सकता है। लेकिन कलेक्टिवली अगर आप देखें तो एक ब्रेक लेती हूँ जी, इसके अंदर से मैं बिलाल सर माफ कीजिएगा, रोकना पड़ रहा है, ब्रेक की मजबूरी है। बिलाल सर माफ कीजिएगा, ब्रेक की मजबूरी है, मुझे रुकना पड़ रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब लौटेंगे तो बिलाल सर का कहना है कि वक्फ बिल के आने के बाद जो पूरा का पूरा जो बदलाव है पॉलिटिक्स का, खास करके बिहार की विधानसभा चुनाव की तैयारियों का, वो अब वक्फ पर केंद्रित हो गया है। तो क्या ऐसे में जो कांग्रेस की तैयारियां हैं और ये जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है जिस मुहिम पर कांग्रेस जो है दिख रही है, क्या ये जो है एक इतना खास और इतना प्रभावी मुद्दा नहीं रह गया है और इससे कितना जनता को जोड़ पा रहे हैं, इस पर भी फिर एक सवाल खड़ा होता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो बिहार पहुंचे राहुल गांधी और उन्होंने संविधान बचाओ कार्यक्रम में भी शिरकत की है। बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार, नीतीश सरकार को भी जो प्रदेश में इसको भी घेरा है। लेकिन क्योंकि इस चर्चा के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना मजबूत विकल्प जो है विपक्ष दे पा रहा है जनता के सामने, उन मुद्दों पर कितनी बात हो रही है और वो मुद्दे कितने प्रभावी हैं जो जनता के लिए ज़रूरी, जनता अपने लिए ज़रूरी मानती है। हमारे साथ प्रशांत कमल भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ बिलाल सब्जवारी भी जुड़े। बिलाल सर का कहना है कि वक्फ विधेयक के पास होने के बाद अगर राजनीति में सबसे प्रभावी कोई मुद्दा है तो वो वक्फ है, और बिहार की पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए दिख रही है। प्रशांत जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी फिर, ऐसे में क्या ये मुद्दा इतना प्रभावी नहीं रह जाएगा? अगर युवाओं की बात चलिए अपनी जगह सही है, लेकिन अगर विपक्ष एक मजबूत विकल्प बनना चाहता है तो वक्फ पर कांग्रेस के एक बड़े लीडर होने के नाते राहुल गांधी 2025 में अब ये तीसरी दफा बिहार पहुंच गए हैं। लेकिन अगर मैं सीधा सीधा उनके किसी स्टेटमेंट को याद करूं तो वक्फ विधेयक को लेकर मुझे याद नहीं आता। प्रशांत जी। नहीं, देखिए वो चीज है, बीजेपी आरएसएस की जो राजनीति का जो तरीका है वो एकदम कोई पैटर्न, ये पैटर्न है। देखिए कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है, जब भी इस देश का युवा खड़ा होता है और वो वैसा सवाल करता है जो उसके जिंदगी को प्रभावित करता है, वो रोजगार की बात करे, वो शिक्षा की बात करे, वो स्वास्थ्य की बात करे, वो जो है मूलभूत सुविधाओं की बात करे, तो बीजेपी एक नया टंटा खड़ा कर देती। तो ये जो वक्फ बिल भी जो पूरा है वो अपने नाकामी को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा ये लाते हैं ताकि एक नया बहस खड़ा हो जाए। लेकिन इस वक्त उनकी ये नीति जो है कोई काम नहीं आने वाली। बिहार के युवा आज पूछ रहे हैं कि इस देश में कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है, किसी उद्योग में कोई आग लग जाए, कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाए, कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ हो जाए, तो खबर में ये आता है कि बिहार के मजदूर मारे गए। आज चाहे किसी भी जाति के लोग, किसी भी धर्म के लोग, अगर वो बिहारी हैं तो उनका एक दर्द है कि उनके यहाँ खुद के बच्चे के पढ़ने का स्कूल नहीं है, उनको नौकरी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जी और दिल्ली। प्रशांत जी,
तमाम शहरों के लिए उनको खड़े हैं। प्रशांत जी, मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, आपकी आवाज़ टूट टूट कर आ रही है, बल्कि अस्पष्ट तरीके से हम तक पहुंच रही है। मैं समझ रही हूं कि आपने जो बात यहां पर रखी है कि जब भी युवाओं की बात आती है या फिर सामाजिक चुनौतियों की बात आती है तो एक समानांतर कोई जो है गैर ज़रूरी मुद्दा बीजेपी और कथित रूप से आरएसएस की मिली भगत से सामने रख दिया जाता है। ऐसे में बिलाल सर, ये जो कांग्रेस की कोशिश है या फिर विपक्ष महागठबंधन की कोशिश है बिहार की राजनीति में, इस कोशिश को पूरी तरह से असफल बना पा रही है बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए नीतीश सरकार बिहार की पॉलिटिक्स के अगर नजरिए से समझने की कोशिश करे तो? बिलाल सर अनम्यूट कर ले जी। हाँ, देखिए नेहा, जहां तक निष्क्रिय करने का सवाल है, मैं बेसिकली ये नहीं, इसको स्वीकार नहीं करता। विपक्ष की राजनीति और स्ट्रांग हो गई है। जो माइनॉरिटी वोटों का डिवीजन हुआ करता था उसका अब कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। पहले माइनॉरिटी वोट का डिवीजन कभी वो आरएलडी में तो आमतौर पर जाता ही था, कांग्रेस में जाता था, लेकिन उसके साथ साथ वो जेडीयू में भी जाता था, फिर एलजेपी में भी जाता था। अब एलजेपी और जेडीयू उसकी प्रायोरिटी से बाहर हो गए। अब जो उसका कंसंट्रेशन रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे मजबूत विकल्प, या कह सकते हैं इंडिया गठबंधन कह सकते हैं, या बिहार में उसे महागठबंधन बोला जाता है, तो उस महागठबंधन पे वो आके पूरी तरह फोकस होगा जी। साथ ही साथ क्योंकि नीतीश बाबू ने जो एक राजनीतिक गलती की है, उसके चलते नीतीश बाबू भले ही बड़ा बड़ा क्लेम कर ले कि माइनॉरिटी उनको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अक्रॉस द पार्टी लाइन देखें, माइनॉरिटी बिल्कुल इन 3-4 पार्टियों को अब नहीं मिलने वाला। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इनको कॉन्फिडेंस में लेके अपने क्षेत्रीय दलों को भी मार दिया। बुनियादी तौर भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति को एक बाइपोलर पॉलिटिक्स में कन्वर्ट करना चाह रही थी। इन अ सेंस भारतीय जनता पार्टी बिहार की पॉलिटिक्स को कॉमनल वर्सेस आरजेडी बनाना चाह रही थी, यानी कि एक तरफ कॉमनल पॉलिटिक्स वो करती एंटी माइनॉरिटी, और उसके सामने वो आरजेडी को सामने लाना चाह रही थी, और उसके माध्यम से वो पूरे बिहार में पोलराइजेशन करने का प्लान बना रही थी, जिसके चलते आपने देखा होगा पूर्व के अंदर गिरिराज किशोर ने बड़ी बड़ी यात्राएं भी निकाली, बड़े सांप्रदायिक बयानबाजी भी की, लेकिन नीतीश बाबू किसी हद तक तो उन्हें कंट्रोल किया, लेकिन वक्फ बिल के माध्यम से ये राजनीति इनडायरेक्ट वहीं पे आके खड़ी हो गई जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी। तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो नुकसान होने जा रहा है वो जेडीयू को होने जा रहा है, एलजेपी को होने जा रहा है, और क्योंकि अब देखना यह है कि माइनॉरिटी वोट तो उनसे छिटक जाएगा तकरीबन दोनों पार्टियों से। तो क्या नीतीश बाबू वो राजनीति करेंगे? क्या वो तिलक लगा के राजनीति करेंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का हिंदूवादी जो वोट बैंक है तिलक लगाकर या हिंदूवादी संबोधन कर या हार्डकोर लाइन लेकर हिंदुत्व के परिप्रेक्ष्य में उसको इस माइनॉरिटी वोट को सब्स्टिट्यूट बार्गेन करना चाहेंगे उस हिंदूवादी वोट से? तो अभी ऐसा लगता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक काफी कंसोलिडेट होता है, तो एडवांटेज में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। उसके कंट्रास्ट में इनका महागठबंधन बहुत स्ट्रांगली उभर के आएगा, अच्छा खासा एक समीकरण बनेगा। जहां तक पलायन का सवाल है, बेरोजगार सवाल है, तो बेरोजगारी यकीनन बिहार में एक बड़ा मुद्दा है। वो एक एडिशनल कंपोनेंट के रूप में कांग्रेस के लिए एडवांटेज साबित हो सकता है, महागठबंधन के लिए एडवांटेज साबित हो सकता है। बेरोजगारी का हर समाज से जुड़ा हुआ है। ठीक है बिलाल सर, राहुल गांधी की जिस टिप्पणी के लिए मैंने प्रशांत जी से सवाल किया था, मैं समझना चाहती हूं आपके जरिए से और दर्शकों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाना चाहूंगी कि क्या महागठबंधन के दलों में ये किसी तरह की जो है अस्पष्ट समझ दिखाई देती कि कांग्रेस जो है वो वक्फ बिल पर जो है स्पष्ट तरीके से जनता के बीच में अपनी बात नहीं रखेगी, और आरजेडी का क्योंकि MY समीकरण है तो ये मुद्दा जो है आरजेडी केटर करती हुई नजर आ रही है इस वर्तमान राजनीतिक समीकरण में? नहीं, देखिए कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी वो ये है, क्योंकि बिहार के अंदर काफी समय से ये महसूस किया जा रहा है कि नीतीश बाबू निरंतर
अपना वोट बैंक खो रहे हैं। नीतीश बाबू निरंतर अपनी छवि खो रहे हैं। नीतीश बाबू एक कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में एक अपना उनका परसेप्शन बना है। तो अति पिछड़ की जो राजनीति है, कांग्रेस नीतीश बाबू के वोट बैंक को कैटर करेगी और वो आरजेडी को किसी तरह भी प्रभावित नहीं करेगी। जी। आरजेडी और उनका कॉम्बिनेशन बना रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ये है कि कांग्रेस आज की तारीख में सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में पूरी राजनीति कर रही है पूरे देश के अंदर। तो सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में स्ट्रेटेजिकली उसने वक्फ बिल को काउंटर किया। उसने इस को भारतीय जनता पार्टी की एंटी माइनॉरिटी अप्रोच न बताकर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बताया। और जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय में आरक्षण होता है, अति पिछड़ों की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, संविधान के संरक्षण की बात होती है। तो सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि का जो केंद्र बिंदु है वो संविधान है। तो इस वजह से और कांग्रेस ने अपने आप को इसे संविधान विरोधी राजनीति बताया है वक्फ बिल को। अगर वो इसे एंटी माइनॉरिटी बताती तो भारतीय जनता पार्टी उसे माइनॉरिटी अपीजमेंट पे आइसोलेट करना चाहती। तो इस तरह से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का वो दाव भी विफल कर दिया। बिल्कुल। एक और छोटा सा ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर बिहार की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर युवा नेताओं का जो दमखम दिखता रहा है, ऐसे में तेजस्वी और कन्हैया के बीच जो मतभेद की बात निकल कर आई है, उस पर प्रशांत जी का क्या कहना है, उनकी क्या समीक्षा है, दर्शकों तक पहुंचाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और राहुल गांधी बिहार 2025 में 3 बार पहुंच गए हैं और बिहार की धरती पर कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की संभावनाओं को मजबूत बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। और अपने सबसे भरोसेमंद जो सहयोगी है कन्हैया कुमार, वो चला रहे हैं पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। प्रशांत जी, मैं समझना चाहती हूँ कि तेजस्वी और कन्हैया, इनके बीच मतभेद की खबरें आ रही हैं। अगर महागठबंधन में इसी तरह के मतभेद होते रहे तो फिर एक मजबूत विकल्प कैसे तैयार होगा? नहीं, ऐसे ये सब फिजूल की बातें हैं। इन सब बातों में कोई दम नहीं है। असली सवाल ये है कि देखिए, बिहार में जो यात्रा हो रही है उसमें जिस तरह की संख्या आ रही है, जिस तरह का उत्साह दिख रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि बिहार के जो युवा हैं अब वो बदलाव चाहते हैं और वो पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है कि पुणे की किसी फैक्ट्री में आग लगती है तो बिहार के क्यों मरते? ठीक है। हैदराबाद में दुर्घटना होती है तो बिहार के ही मजदूर क्यों मरते? यहाँ तक देश के किसी भी कोने में अगर कोई घटना होती है तो आप उसमें पाएंगे कि बिहार के लोग उसमें मरे हैं, क्योंकि पूरे देश में बिहार के लोग नौकरी रोजगार के लिए जगह जगह दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। तो ये सब जो तमाम तरह की कहानियां हैं, चाहे वो जो भी विभाजनकारी कुछ वो बयान दे दें या कोई ऐसा कानून करके आ जाए या फिर अलग अलग तरह की खबरें चला दे कि ये दरार है वो दरार है, वो सब चलने वाला नहीं है। आज हर एक युवा पूछ रहा है कि भाई 5.25 लाख जो सरकारी नौकरी है वो खाली क्यों है? जी। युवा आज ये पूछ रहा है कि भाई जो हमारे यहाँ चीनी मिल था, जो हमारे यहाँ पेपर मिल था, वो बंद क्यों है? जी। युवा आज पूछ रहा है कि भाई बिहार में ऐसी क्या कमी है कि बिहार का जो बैंक में लोग पैसा जमा करते हैं तो बिहार को जो है लोन नहीं मिलता है, वो गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर के लोगों को लोन मिलता है। पैसा जमा बिहार में होता है, लेकिन जो रेशियो कहते हैं ना, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, वो बिहार का इतना खराब क्यों? तो आज युवा ये सवाल पूछ रहा है। वो इन चक्करों में नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या बयान दे रहा है, किसका किससे मतभेद है। मूल सवाल पे जो लोग बात करेंगे, युवा उनके साथ है और सबका भ्रम इस बार टूटने वाला है। ठीक है, यानी आप उम्मीद जता रहे हैं कि बिहार के युवाओं का साथ जो है कांग्रेस और महागठबंधन को पूरा का पूरा मिल रहा है। लेकिन बिलाल सर, मैं समझना चाहती हूँ कि क्या बिहार में मौजूदा हालात में आप उस सियासत को देख रहे हैं जिसका जिक्र आज भी राहुल गांधी ने न्याय का अधिकार संविधान बचाओ कार्यक्रम में पटना में किया था कि बिहार की ये जो धरती रही है वो क्रांतिकारी राजनीति के लिए जानी जाती है, एक सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए जानी जाती है। राहुल गांधी क्या मौजूदा सियासी हालात को समझ पा रहे हैं, खास करके वक्फ विधेयक के आने के बाद?
यकीनन राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह समझ रहे इन हालात, इसीलिए वो सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की राजनीति, देखिए, जो कांग्रेस ने इसे अपने मैनिफेस्टो में लिया या अपनी नीति का हिस्सा बनाया, इसे राजस्थान में चिंतन शिविर के बाद बनाया था जी। और उसके बाद से 2024 में भी कांग्रेस ने संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के संरक्षण के लिए, संविधान की परिपाटी आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। राहुल गांधी ने खुलकर ये कॉल ली कि हम अति पिछड़ों को आरक्षण देंगे और आरक्षण की 50% की जो सीमा है उसे भी हटाएंगे। इससे खुली बात कौन कर सकता है पूरे देश के अंदर। राहुल गांधी जिस सामाजिक न्याय और जिस सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इस स्तर की राजनीति तो देश के अंदर नेताओं के पिछड़े और दलित समुदाय के नेताओं ने भी नहीं किया आज तक, जिस लेवल की राजनीति राहुल गांधी आज कर रहे हैं। जी। ठीक है कि राहुल गांधी को थोड़ा सा इस मसले में समय लग सकता है, लेकिन अब जो राहुल गांधी का संदेश है वो धरातल पर उतरने लगा है। राहुल गांधी देश के अंदर ऐसे नेता हैं जिन पर लोग विश्वास करते हैं, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है और ये माना जाता है कि जो तेलंगाना और आंध्रा में जो उनकी कर्नाटक में उनकी पार्टी ने इस एजेंडे को लागू भी किया है आरक्षण के मुद्दे पर। जी। तो एक मैसेज भी की कोशिश किया है। जब उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ में थी तब भी उन्होंने ये इसको लागू करने की बात की थी। राजस्थान में जब थी अशोक गहलोत तब भी इस एजेंडे को लागू किया। तो राहुल गांधी निरंतर संदेश दे रहे हैं और वो बेसिकली आज की तारीख में 80 बनाम 10 की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा, ये देश का वो बड़ा वर्ग है जो संसाधनों से वंचित रहा है, शिक्षा से वंचित रहा है और राजनीतिक सत्ता से वंचित रहा है। तो राहुल गांधी आज देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। तो देश का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है वो वास्तव में देश का पिछड़ा वर्ग है, देश का अति पिछड़ा वर्ग है, देश का आदिवासी वर्ग है और प्लस माइनॉरिटीज उसमें शामिल कर लीजिए। तो यही 80% है। राहुल गांधी का कहना है कि देश के अंदर जो कुल 10% लोग हैं वो 80% संसाधनों के काबिज है। यही राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की लड़ाई है। तो राहुल गांधी अपने उद्देश्यों में, अपनी राजनीतिक नीति में तो बहुत हद तक सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जनता को भी इस चीज को समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी अपने हित की नहीं बल्कि जनता के हित की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जिस तरह से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वक्फ बिल की लड़ाई को अल्पसंख्यक अधिकारों पे तो उन्होंने विरोध बताया, बल्कि वास्तव में इसे लार्जर डायमेंशन, इसे संविधान के विरोध में बताया है। और संविधान जो है सामाजिक न्याय की राजनीति की एक धुरी है जिसके चलते आप सारे मुद्दों को साध देते हैं। उनका ये कहना है कि देश किसी कैपिटलिस्ट के माध्यम से नहीं चलेगा। जो पॉलिटिकल नेक्सस है पॉलिटिक्स और कैपिटलिज्म का, क्रोनी कैपिटलिज्म का, उसके नेक्सस से नहीं चलेगा कि देश की संपत्ति इन बड़े लोगों में बांट दो। देश चलेगा जिसकी ज्यादा संख्या है, यानी कि बहुसंख्यक हिंदू समाज की अप्रोच से चलेगा। यही उनकी राजनीति है और मेरा ख्याल है राहुल गांधी इसी उद्देश्य से बिहार के अंदर उस पैदल यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं, जिसका असर देश के युवाओं में देखने को मिलता है। क्योंकि अगर देश के युवाओं के अंदर रोजगार का संकट नहीं हल किया गया तो ये एक दिन आकर, बहुत वो समय दूर नहीं है जब ये देश के अंदर एक एटम बम साबित होगा और ये बहुत बड़ी क्रांति पैदा करेगा। भारतीय जनता पार्टी इसको डाइवर्ट करने के लिए मुद्दों को हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट करने में सफल भी होती हुई दिख रही है, क्योंकि आपने स्वयं ही अपने जो पहली टिप्पणी थी उसमें कहा था कि वक्फ बिल के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आ रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो बिहार की राजनीति में काफी प्रभाव डाल सकती है। सफल इन द सेंस कह सकते हैं कि हमें जो अभी तक एक्सपीरियंसेस साबित हुए कि उसमें ईवीएम का बहुत बड़ा रोल है जी, जो वोट की हेरा फेरी हुई है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो जो चुनाव विपक्ष जीता है उसे सत्ता पक्ष ने अपने पक्ष में कर लिया। वास्तव में जितने भी चुनाव हुए हैं हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, जी, अगर इसको ईवीएम के दृष्टिकोण से देखें तो ये सारे चुनाव तो विपक्ष जीता है, जिसको बना आपने लिया सत्ता पक्ष।
जी बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकती हूँ और मैं फिर बात करना चाहूँगी प्रशांत किशोर की भी, जन सुराज पार्टी की, कि वो भी लंबे समय से बिहार की पॉलिटिक्स में अगर कुछ महीनों में देखा जाए तो वो ऐसी रही है कि अलग अलग जो दल हैं, अलग अलग दल के जो बड़े बड़े नेता हैं वो यात्राएं निकाल रहे हैं और यात्राओं के ज़रिए जो है जन समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर का जो एक विकल्प है या फिर एक चुनौती है, या फिर वो वाकई में प्रभावित कर पा रहे या नहीं, इस पर भी एक टिप्पणी लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और बिहार की राजनीति पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं और रोजगार को लेकर आखिर बिहार में लोगों का किन मुद्दों पर, किन पार्टी पर जो है ज़्यादा भरोसा दिख रहा है। प्रशांत कमल जी के पास चलने की कोशिश करते हैं। प्रशांत जी, जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर, मुझे याद है कि जब छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था परीक्षा को लेकर, परीक्षा के विरोध को लेकर, नए नियमों को लेकर, तब प्रशांत किशोर भी जो है काफ़ी आक्रामक दिख रहे थे और उन्होंने भी यात्रा निकाली थी। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह निकालते हैं यात्रा, राहुल गांधी निकाल रहे हैं, कन्हैया कुमार निकाल रहे हैं, आप लोगों ने भी 2022 में यात्रा निकाली। आप जन सुराज को कितनी बड़ी चुनौती देख पा रहे हैं महागठबंधन के बनिस्बत? प्रशांत जी, अगर आप सुन पा रहे हैं। मैं यही सवाल सर बिलाल सर आपसे लेना चाहती हूँ। ये जो यात्रियों, ठीक है प्रशांत जी, देखिए ये अच्छी बात है, यात्राएं तो होनी ही चाहिए। देखिए यात्रा हो रही है तो कम से कम इस माध्यम से लोग जो है जनता के पास जा रहे हैं, तो सबको अधिकार है। गिरिराज जी भी निकाले, प्रशांत किशोर जी भी निकाले, अच्छा है। इसमें इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि लोग संवाद कर रहे हैं, संवाद की ही तो घोर कमी है। लेकिन असल बात यह है कि जो असल सवाल है वो उन सवालों को लेकर के आप लोगों के पास जाए कि कौन से सवाल हैं जिससे बिहार का, देश का और युवाओं का भला होने वाला है और देश का भविष्य का निर्माण होने वाला है। तो गिरिराज जी तो जो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, तो आज युवा वहां पूछ रहा है कि भाई जो बिहार के लोग महाराष्ट्र में जाकर के, गुजरात में जाकर के जो मजदूरी करते हैं और वहां जो अपमानित होना पड़ता है, तो क्या उनको धर्म पूछ करके उनको अपमानित किया जाता है? कहीं पे कोई दुर्घटना होती है उनके साथ तो क्या धर्म देख करके जो है प्रशांत जी, मुझे लगता है कि आपकी आवाज तकनीकी समस्या की वजह से हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। प्रशांत जी, मैं बिलाल जी के पास दर्शकों को माफ कीजिएगा, अभी अगर बिहार से जो लोग बाहर माफ़ कीजिएगा प्रशांत जी, मैं बिलाल जी से यही सवाल जो है अपने दर्शकों तक इसकी जानकारी पहुंचना चाहूँगी। किसी तकनीकी समस्या की वजह से आवाज़ स्पष्ट तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बिलाल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर, उनकी भूमिका को आप कैसे देख पा रहे हैं? वो भी खुद को जो है नीतीश सरकार के खिलाफ एक विकल्प बनने की कोशिश में दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव और सक्रिय भूमिका निभाते हुए लोगों का जन समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हुए देखे जा रहे। कितना दम उनकी जो है अपील में या फिर उनकी भूमिका में? देखिए, जन स्वराज पार्टी के माध्यम से प्रशांत किशोर ने वहां एक कोशिश की, लेकिन वो कोशिश उनकी धरातल पर कामयाब होती हुई नजर नहीं आई। जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया वो बुनियादी तौर पर मुद्दे ठीक थे जी। वो बिहार के अंदर उन्हीं सभी मुद्दों की बात कर रहे थे, रोजगार की, बेरोजगारी की, साथ ही साथ विकास की, पिछड़ों के विकास की। लेकिन हुआ क्या प्रशांत किशोर के साथ, वो उनका परसेप्शन बिहार की राजनीति में एक ऐसा बना कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर अटैक नहीं करते हैं, बल्कि आरजेडी पर और बल्कि कांग्रेस पार्टी पर और कहिए कि विपक्ष पे ज्यादा अटैक करते हैं। तो उनका परसेप्शन ये बना कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अंडरस्टैंडिंग से नीतीश को डैमेज करने के लिए लाए गए। उनका एक परसेप्शन बना, उस परसेप्शन का उनका नुकसान भी हुआ, जिसके चलते उनकी जो कोशिशें थी उस पर सब पूरी तरह पानी फिर गया। लेकिन आज उसी के समानांतर जो कन्हैया कुमार और राहुल गांधी के नेतृत्व में जो यात्रा हुई है, बेरोजगारी, रोजगार दो और पलायन रोको,
वो कहीं ज्यादा चर्चित है, वो कहीं ज्यादा संवाद का हिस्सा बन रही है, वो कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव हो रही है, वो कहीं ज्यादा चुनाव के करीब होने की वजह से उसको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, वो कहीं ज्यादा कह सकते हैं कि जो कोशिश प्रशांत किशोर ने की थी जी, उसके समानांतर जो कोशिश कन्हैया कुमार और राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई, वो ज्यादा अपीलिंग हो रही है लोगों को वहां की। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कन्हैया कुमार ने या कहिए कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ने कन्हैया कुमार के माध्यम से प्रशांत किशोर का जो स्पेस था उसे भी ऑक्युपाई कर लिया है, जिसका सीधा सीधा एडवांटेज कांग्रेस पार्टी को मिलना है। जी, लेकिन कन्हैया कुमार के ऊपर भी मैं आपकी एक छोटी सी टिप्पणी ज़रूर अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगी कि अगर एक सफल राजनीतिज्ञ की बात करें तो कन्हैया कुमार इस दिशा में उतने सफल कामयाब जो है लीडर नहीं देखे जाते। उन्होंने चुनाव लड़े हैं, लेकिन एक वक्ता वो ज़रूर एक अच्छे हैं। तो क्या उनकी भूमिका पर 100% या फिर ब्लाइंड फेथ करना पार्टी के लिए सही है? देखिए, कन्हैया कुमार लेफ्ट बैकग्राउंड से आते हैं जी, और उन्होंने जेएनयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और वो एक पुरानी बात हो गई, वो काफी समय से कांग्रेस पार्टी से इसलिए जुड़े कि क्योंकि उन्हें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा उनको अच्छी लगी, और आज वो उस विचारधारा के झंडा बरदार बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी में भी उनको लोग पसंद करते हैं, देश में उनको पसंद करते हैं। उनकी एक अलग अपील है, बेबाक है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, रोजगार बेरोजगार की बातें करते हैं, तो बेरोजगारी की जो युवाओं में प्रॉब्लम उसको बातें करते हैं। इसी को लेकर वो दिल्ली में भी 2 बार चुनाव लड़े, बिहार में भी चुनाव लड़े, लेकिन उनके मुद्दे वही है, उनकी राजनीति वही है, उनकी विचारधारा वही है। इसलिए लोगों पर उनका विश्वास है, भले ही वो चुनाव हार जाते हैं। तो ये उनका लिए इतना ड्रॉबैक नहीं है, उनका जो एडवांटेज है वो विचारधारा की राजनीति करते हैं, ये उनका प्लस पॉइंट है, इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी आज भी बनी है। जी, प्रशांत जी, उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो तकनीकी समस्या है इस वक्त थोड़ी सुधार ज़रूर आ गया होगा। मैं अगर महागठबंधन के दलों में आपसी तालमेल की बात करूँ तो ऐसा कुछ जो है साझा कुछ कार्यक्रम अभी तक नदारद दिखता है। इंडिया ब्लॉक का कुछ साझा कार्यक्रम जो मिनिमम जो होना चाहिए वो नज़र नहीं आता कि क्या फ्रेम है, क्या वो देना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी बार बार जातिगत सर्वे की बात उठाते हैं कि नीतीश ने जो जातिगत सर्वे कराए वो तो फर्ज ही निकला, बल्कि अगर वाकई में जातिगत सर्वे कराकर सामाजिक न्याय हमें देनी है, लोगों तक, गरीबों तक, वंचितों तक पहुंचानी है, तो हमें तेलंगाना का मॉडल जो है वो लागू करना चाहिए। हालांकि अगर हम देखें कि जब नीतीश कुमार ये करा रहे थे तो कांग्रेस पूरा साथ दे रही थी। प्रशांत जी, क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी साझा कार्यक्रम भले ना आया हो, लेकिन जो तमाम बातें हो रही हैं उसमें कोई दम नहीं है, और बहुत अच्छा सामंजस्य है, और बहुत जो है बेहतरीन तरीके से चुनाव में जाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। जहां तक बात है कि जो आपने कहा जातिगत जनगणना के सवाल पे कि बताया, देखिए, जातिगत जनगणना जो है अपने आप में तो कोई समाधान नहीं है। जाति जनगणना तो इसलिए किया जाता है ताकि सही चीज पता चल सके कि कौन से समुदाय, कौन से वर्ग में की स्थिति क्या है। जी, जैसे अगर मान लीजिए आप अपने बीमारी के इलाज के लिए जाते हैं और ब्लड टेस्ट अगर करा दिया जाए और उसके आधार पर आपको दवा ही नहीं लिखा जाए, तो फिर उस ब्लड का क्या मतलब है? तो राहुल जी ने जो कहा, जी, मुझे लगता है बिलाल सर, मैं आपसे एक छोटी सी टिप्पणी जरूर जाते जाते लेना चाहूंगी। प्रशांत जी की आवाज दोबारा से जो है टूटने लगी है। बिलाल सर एक अंतिम टिप्पणी आपके जातिगत सर्वे पर। जी बिलाल सर, एक आखिरी टिप्पणी बिल्कुल संक्षेप में मैं चाहती हूँ कि जातिगत सर्वे को जो बार बार राहुल गांधी बिहार की धरती पर उठा रहे हैं, क्या अब जनता इस पर वाकई में आकर्षित हो सकती है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल का जो भाव, कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाव है, वो जब वो सामाजिक न्याय की बात करता है तो वो सामाजिक न्याय की बात आप किस एजेंडे के माध्यम से लागू करेंगे। तो जातिगत जनगणना और जातिगत सर्वेक्षण
उसका एक टूल है, उसके माध्यम से ही वो लागू होगी सामाजिक न्याय का। सामाजिक न्याय की भावना है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबको समानता का, तो वो जाति जनगणना, जाति सर्वेक्षण उसका टूल है। उसके माध्यम से ही आप एसेस करते हैं कि समाज के अंदर कौन सा वर्ग वंचित है, किसके अधिकारों को छीना गया है और किन के अधिकारों पर डाका डाला गया। अभी तक देश के अंदर जितनी भी ऊंची जातियां हैं, हिंदू ऊंची जातियां या कहिए माइनॉरिटी हिंदू हैं, उन्होंने ही देश का प्रतिशत है, और जो मेजोरिटी हिंदू है जी समय समाप्त हो गया, माफ कीजिएगा जी बिलाल सर, समय समाप्त हो गया, माफ कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों तक स्पष्ट जानकारी पहुँचाने में हमने जो कोशिश की है वो सफल रही है। बिलाल सर आपका भी बहुत बहुत आभार, और प्रशांत जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप आए और आप स्ट्रेट टॉक के मंच से जुड़े। दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आपकी जो पूरी समझ है या फिर आपका क्या कहना है, क्या विचार है आपके बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर, राहुल गांधी की पलायन रोको, नौकरी दो वाले मुद्दे को उठाने के लिए। कहा जा रहा है कि युवाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है, लेकिन अभी तक अगर विपक्ष के एकजुटता की बात की जाए तो कोई जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जो एक फ्रेम है कि विपक्ष क्या विकल्प लेकर जनता के सामने आया है, इस पर कोई स्पष्टता नज़र नहीं आ रही। हालांकि बीजेपी की तरफ से वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कहीं ना कहीं जदयू को कमज़ोर बनाने की जो कोशिशें हैं कथित रूप से, वो कामयाब होती ज़रूर दिख रही है। लोजपा जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे जो है चक्रव्यूह है उसमें उलझती हुई नजर आ रही। हो सकता है कि दोनों पार्टियों को आने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी फीडबैक पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।